चलिए जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था एथनॉल के रासायनिक गुणों के ऊपर। आज हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल के औद्योगिक विधियाँ। मेथनॉल और एथनॉल दो की औद्योगिक विधि हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेथनॉल। सिंपल है, थ्योरी है बिल्कुल, और जो मैं बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें लोड लेना नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी थ्योरी लिखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मेथनॉल। मेथनॉल को देखो फॉर्मूला ये होता है CH3OH। इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। तो ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से कि मेथनॉल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं क्योंकि इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक विधि है इसकी निर्माण की। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर 573 केल्विन और दाब लेते हैं 200 एटमॉस्फेयर, यानी उच्च दाब पर ये तीनों हैं उत्प्रेरक काम में आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं, यहाँ पर बनता है मेथनॉल CH3OH। अभी क्रिया संतुलित है। याद कीजिए इसको हमने क्या बोला था, वाटर गैस। 11th क्लास में बताया था वाटर गैस कहते हैं इसको, या फिर इसको सिन गैस भी कहते हैं। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वाटर गैस या सिन गैस। सिन गैस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण गैस। संश्लेषण, देखो ये संश्लेषण कर रहा है, किसका संश्लेषण कर रहा है, मेथनॉल का, इसीलिए इसको कौन सी गैस बोलते हैं, संश्लेषण गैस भी बोलते हैं। बाकी अगर इसके गुण की बात की जाए तो मेथनॉल होता है वो विषाक्त होता है। थोड़ी सी मात्रा में अगर इसको शरीर के अंदर लिया जाए तो अंधापन आता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये सिंपल चीज़ है। तो ये है मेथनॉल औद्योगिक विधि। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर, लेकिन ये रिएक्शन पढ़ लेना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम लोग सेकेंड एथनॉल की। एथनॉल सेकेंड एथेनॉल। एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स के अंदर। देखिए एथेनॉल को अनअल्कोहल भी कहते हैं, अनअल्कोहल एथेनॉल को, या मदिरा भी कहते हैं इसको। शराब होती है उसके अंदर एथेनॉल ही होती है, तो मदिरा भी बोलते हैं। अनअल्कोहल, अनअल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो खाद्य पदार्थों से होता है। जो खाने वाले पदार्थ हैं उनसे अल्कोहल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण होता है। किससे, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से, या फिर सीरे से। इन दो तरीकों से इसका निर्माण होता है। सीरा वो हलवा नहीं है जो हम लोग घर पे खाते हैं, ये अलग सीरा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि सीरे से अल्कोहल कैसे बनाता है, सीरे से एथेनॉल कैसे बनाई जाती है। तो फर्स्ट सीरे का पढ़ते हैं हम लोग कि सीरे से एथेनॉल कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि सीरा होता क्या है। तो जो गन्ने का या चुकंदर का रस होता है, गन्ने का या चुकंदर का रस, उसके अंदर शर्करा के क्रिस्टल होते हैं। शर्करा यानी शक्कर के क्रिस्टल होते हैं। इस शर्करा के क्रिस्टल को पृथक करने के बाद जो गहरे लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव शेष रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। थ्योरी का पोर्शन है। गन्ने या चुकंदर के रस का, उसमें से शर्करा के क्रिस्टल हटा दो तो गहरे लाल भूरे रंग का जो गाढ़ा द्रव प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सीरा बोलते हैं। सीरे के अंदर क्या क्या होता है, सीरे के अंदर होती है शर्करा यानी कि सुक्रोज, फिर इसके अंदर होता है ग्लूकोज, और फिर इसके अंदर होता है फ्रक्टोज। 3 अवयव होते हैं सीरे के अंदर, शर्करा, ग्लूकोज
फ्रक्टोज। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं कि सीरे से ग्लूकोज प्राप्त करना। सीरे से ग्लूकोज प्राप्त करना, तो इसकी विधि पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला इसके अंदर तनुकरण। तनुकरण तो देखिए करते क्या है, इसके अंदर जो सीरा है उसका तनुकरण करते हैं। तनुकरण का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जल मिलाते हैं। तो अगर हमारे पास में 1 लीटर सीरा है तो उसके अंदर हम लोग 5 लीटर जल मिलाते हैं। अगर 1 लीटर हमारे पास में सीरा है तो उसके अंदर हम लोग जल कितना मिलाएंगे, 5 लीटर, यानी 5 गुना अधिक जल मिलाया जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 लीटर सीरा है तो बताओ कितने लीटर जल मिलाऊंगा, 10 लीटर। तो 5 गुना ज्यादा उसके अंदर क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, उसको तनु कर लेते हैं। सेकंड, तनु H2SO4 तथा अमोनियम लवण मिलाना। अमोनियम लवण मिलाना, तो देखिए ये 2 चीजें क्यों मिलाई जाती है। तनु H2SO4 मिलाने से क्या होगा, विलयन का पीएच अम्लीय हो जाएगा, 4 से 5 के लगभग बराबर हो जाएगा। और ये अम्लीय विलयन क्या करेगा, इसके अंदर जो जीवाणु होंगे उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। और ये अमोनियम लवण क्या ले जाते हैं, अमोनियम लवण 2 प्रकार के लेते हैं। एक तो लेते हैं अमोनियम सल्फेट और दूसरा लेते हैं अमोनियम फोस्फेट। ये 2 प्रकार के अमोनियम लवण दिए जाते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फोस्फेट। इसका काम क्या होता है, ये खमीर के भोजन का कार्य करते हैं। खमीर के भोजन का कार्य करते हैं। खमीर क्या होता है, खमीर ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण आगे की अभिक्रिया पूर्ण होती है। अभी आएगा ये खमीर है भाई। तो देखिए पहले तनुकरण हो गया, सेकंड है तनु H2SO4 अमोनिया का लवण मिलाना। तो तनु H2SO4 तो क्या करेगा, जीवाणु को नष्ट कर देगा क्योंकि पीएच 4 से 5 के बीच में हो जाएगी। और अमोनियम के लवण इसलिए मिलाते हैं ताकि खमीर के लिए वो भोजन का कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं खमीर की। तीसरा पॉइंट इसके अंदर खमीर मिलाना। सी, खमीर मिलाना। तो देखिए यहां पर खमीर के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वर्टेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी गई है। खमीर के अंदर एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो शर्करा होती है यानी सुक्रोज C12H22O11 उसका जल अपघटन कर देता है। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज, जो किसके अंदर होता है, खमीर के अंदर। ये याद रखना है कि खमीर के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम होता है। तो खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम, ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज इसका जल अपघटन करता है और इसको चेंज करता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। दोनों का सूत्र समान होता है, ये होता है ग्लूकोज, ये होता है फ्रक्टोज। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज का जल अपघटन करेगा और उसको चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। और खमीर के अंदर ही एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जाइमेज। एंजाइम का नाम होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम, ये भी याद रखना है आपको कि जाइमेज एंजाइम का क्या कार्य होता है। जाइमेज क्या करता है, जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने हैं इसका किण्वन कर देगा। किण्वन किसके अंदर, CO2 और एथेनॉल के अंदर। यहां से ये एथेनॉल प्राप्त हो गए। अगर आप देखो संतुलित देख सकते हो, कार्बन 6 है, 2 अणु तो CO2 के प्राप्त हो गए, 2 एथेनॉल के, 2 × 2 4, 4 और 2 6 कार्बन। जाइमेज एंजाइम, ये दोनों रिएक्शन है आपको याद रखनी है और एंजाइम के नाम याद रखने हैं और ये भी याद रखना है एंजाइम आया कहां से। खमीर से 2 एंजाइम आए हमारे पास में, एक तो इन्वर्टेज आया। इन्वर्टेज एंजाइम ने क्या किया, सुक्रोज का जल अपघटन कर दिया ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरा एंजाइम जो इसी खमीर के अंदर होता है, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज का किण्वन करता है CO2 के अंदर और एथेनॉल के अंदर। किण्वन क्या होता है, वह प्रक्रिया, किण्वन के अंदर क्या करते हैं, जो बड़े यौगिक होते हैं उन बड़े यौगिकों का अपघटन किया जाता है एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे CO2 गैस बाहर निकलती है और ये अभिक्रिया उष्मा सेपी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। तो ये किण्वन हो गया, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलती है और हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल।
लेकिन ये जो एथेनॉल हमारे पास में प्राप्त होता है वो 10 से 15% शुद्ध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉस। वॉस इसका नाम होता है वॉस। ठीक है, 10 से 15% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होता है इस विधि से, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉस। आगे आपके नोट्स में लिखा है तो मैं केवल बोल के बता देता हूँ। ये जो वॉस का विलयन हमें प्राप्त हुआ है जिसके अंदर 10 से 15% एथेनॉल है, इसको एक कॉफी भपका उपकरण होता है, एक कॉफी भपका, उसके अंदर और अधिक आसवन किया जाता है। तो आसवन करने से 90% एल्कोहल हमें प्राप्त होती है, 90% एथेनॉल हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में उस एथेनॉल का और अधिक आसवन होता है, और अधिक आसवन करने पर 95.5% हमें एथेनॉल प्राप्त होता है, 95.5% एथेनॉल प्राप्त होता है। और शेष इसके अंदर 4.5% होता है, वो क्या होता है, जल होता है। 95.5% तो एथेनॉल प्राप्त हो गई हमें, एथेनॉल, और शेष इसके अंदर क्या बचा होगा, 4.5% जल। तो इस प्रकार के एथेनॉल को हम लोग बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। ठीक है, परिशोधित एल्कोहल। एक होता है परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल तो क्या होता है, 100% शुद्ध एल्कोहल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिशुद्ध एल्कोहल। और ये है परिशोधित एल्कोहल। परिशोधित एल्कोहल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 95.5% तो एथेनॉल होता है और 4.5% इसके अंदर क्या होता है, जल होता है। ठीक है, इसका मतलब 100% शुद्ध नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। तो ये देखिए, सीरे से एथेनॉल का निर्माण। सबसे पहले हमने सीरे से ग्लूकोज बनाया है, फिर ग्लूकोज से हमने क्या बना दिया, एथेनॉल का निर्माण कर दिया। तो सिंपल है, थ्योरी है। अब इसमें आपको क्या याद करना है, एक तो सीरे के अंदर क्या क्या होता है, शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक सीरे के अंदर तनोएसोसोर क्यों मिलाया जाता है, अमोनियम का लवण क्यों मिलाया जाता है, खमीर के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम के कार्य क्या होते हैं, वॉस किसको कहते हैं, परिशुद्धित एल्कोहल किसको कहते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, तो इतना सा आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये सबसे पहले हमने सीरे से एथेनॉल का निर्माण किया। तो हम लोग अब दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी का पोर्शन है ये। हालांकि अभी तक राजस्थान बोर्ड की बात की जाए तो राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केवल एंजाइम के पूछे गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। तो भी मैं बात करता हूं स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण। देखो, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च मनुष्य के खाद्य पदार्थों में होता है। जैसे जौ के अंदर है स्टार्च, जौ, आलू, गेहूं, चावल, इनके अंदर स्टार्च होता है, जो एक खाद्य पदार्थ होता है, मनुष्य के खाने का भाग होता है। स्टार्च से एथेनॉल प्राप्त करने के लिए क्या होता है विधि। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर सेकेरीकरण। सेकेरीकरण ये कि ये राजस्थान बोर्ड के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया था कि सेकेरीकरण किसे कहते हैं। अर्धवार्षिक के अंदर पूछा गया था, वार्षिक नहीं पूछा गया था। तो सेकेरीकरण में क्या करते हैं हम लोग, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ, इनको हम लोग चेंज करते हैं माल्टोज के अंदर, जिसका नाम होता है सेकेरीकरण। वह प्रक्रिया जिसके अंदर स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों को हम लोग किस में चेंज करते हैं, माल्टोज के अंदर चेंज करते हैं, उस अभिक्रिया का नाम होता है सेकेरीकरण। तो देखिए, सेकेरीकरण के अंदर क्या क्या पद होते हैं। इसके अंदर दो प्रकार की चीज होती है, एक तो होता है मेस और दूसरा होता है माल्ट सत्व। सब थ्योरी में आपके लिखा हुआ है, समझा देता हूं मैं कि क्या चीज है। मैस किसको बोलते हैं कि जो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है उसको क्या करते हैं कि जल के साथ में जल मिलाया उसके अंदर और उसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म तेज उबलता हुआ जल होता है, उसके साथ उसको गर्म करते हैं और दूध के समान एक लेई का निर्माण होता है, यानी एक विलयन का निर्माण होता है जो दूध के समान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैस। तो ये किसका विलयन है, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ का, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। उसको जल के साथ में गर्म किया और दूध की लेई के समान विलयन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस बोलते हैं। ठीक है,
फिर बात करते हैं माल्ट सत। तो देखो जो होता है उसके अंदर एंजाइम होता है डाइस्टेज एंजाइम होता है। इस जो को 288 केल्विन 288 केल्विन ताप के ऊपर जल के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं माल्ट सत, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? डाइस्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, जो होता है अंकुरित जो के अंदर डाइस्टेज एक एंजाइम होता है। उस जो को हम लोग 288 केल्विन पर जल के साथ में कई दिनों तक रखते हैं, जिससे एक विलयन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माल्ट सत। अब देखिए मैस और माल्ट सत दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो होगा क्या इसे देखिए, मैस के अंदर तो है स्टार्च और माल्ट सत के अंदर है डाइस्टेज। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर एक रिएक्शन। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ये स्टार्च का फॉर्मूला है। इसके मैंने यहाँ पर 2 अणु ले लिए, प्लस N का मतलब खूब सारे हैं, फिर N अणु ले लिए जल के, और एंजाइम है यहाँ पर डाइस्टेज। तो आपको एक और एंजाइम यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। 2 एंजाइम हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो पढ़ चुके हैं इन्वर्टेज, एक पढ़ चुके हैं जाइमेज। तीसरा एंजाइम आया है डाइस्टेज, जो किसके अंदर होता है? जो के अंदर होता है डाइस्टेज एंजाइम। ये क्या करेगा? इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। तो देखिए कार्बन कितने हो गए? 12, 6 × 2 12, हाइड्रोजन 10 × 2 20, 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ पर 22, ऑक्सीजन 5 × 2 10 और एक ये है 11। इसको हम लोग बोलते हैं माल्टोज। तो देखिए इसका अणुसूत्र सुक्रोज के समान है, सुक्रोज का भी यही है C12H22O11, और माल्टोज का भी सेम है C12H22O11, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्च का डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन करवाया गया, क्या प्राप्त हो गया? माल्टोज प्राप्त हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सैकरीकरण। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है, उससे क्या प्राप्त करना? माल्टोज प्राप्त करना। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की बात करते हैं माल्टोज C12H22O11। इसका जल अपघटन किया जाता है, एंजाइम काम में आता है माल्टेज, और ये माल्टेज कहां से आता है? खमीर से। यानी खमीर के अंदर तीसरा एंजाइम आ गया। पहला खमीर में एंजाइम था इन्वर्टेज, दूसरा था जाइमेज, तीसरा है माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो माल्टोज बना है, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया। अब देखिए ग्लूकोज से एथेनॉल कैसे प्राप्त किया था हमने? तो याद कीजिए, ग्लूकोज C6H12O6 क्या किया था हमने? इसका किण्वन किया था। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। और क्या प्राप्त हुआ था? 2 अणु CO2 का और 2 अणु एथेनॉल का। 10 से 15% प्राप्त होता, जिसका नाम हमने क्या दिया था? वॉस दिया था। जिसका नाम हमने क्या बोला था? वॉस बोला था। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। थ्योरी है, आपको एंजाइम याद रखना है, एंजाइम के नाम याद रखना है, एंजाइम के कार्य याद रखना है। एंजाइम एक पूरा बड़ा टॉपिक है जो 12th क्लास के अंदर हमारा है, लेकिन एंजाइम के बारे में एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। एंजाइम बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है उनका जो सिस्टम होता है वो ताले चाबी सिस्टम के अनुसार होता है। ताला चाबी की बात करें तो जैसे एक ताला है हमारे पास में, कोई अच्छे क्वालिटी का एक ताला है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चाबी लगती है। हर एक चाबी उसके अंदर हम लोग घुसा नहीं सकते। सेम चीज एंजाइम का कार्य होता है। एंजाइम क्या करता है? एक अभिक्रिया के लिए हमेशा विशिष्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं डाइस्टेज की, तो देखिए डाइस्टेज क्या कर रहा है? स्टार्च को चेंज कर रहा है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। तो ये डाइस्टेज एंजाइम का एक ऐसा अभिलाक्षणिक कार्य हो गया जो कहीं और काम नहीं करेगा। यानी डाइस्टेज एंजाइम को अगर आप लोग यहाँ लेके आ गए तो यहाँ डाइस्टेज एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं करेगा। तो एंजाइम का कार्य हमेशा बड़ा विशिष्ट होता है। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम की बात करूं तो इन्वर्टेज एंजाइम मैंने अभी बताया था आपको कि सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। तो इन्वर्टेज एंजाइम वही कार्य करेगा। कहीं और पर अगर इन्वर्टेज एंजाइम को आप लेके जाओगे तो वो वहां पर कार्य नहीं करेगा। तो ये इसको ताला चाबी सिद्धांत बोलते हैं। तो एंजाइम क्या है? प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, इनका काम बड़ा विशिष्ट होता है।
एक एंजाइम एक अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। होते हैं एंजाइम उत्प्रेरक ही है, जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक ही होते हैं, लेकिन इनको जैव रासायनिक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो ये थ्योरी का पार्ट है, औद्योगिक विधि है एथेनॉल के निर्माण की। एक तो हमने सीरियस से प्राप्त किया, दूसरा हमने किससे प्राप्त किया, स्टार से प्राप्त किया। तो एक थ्योरी का पोर्शन है, इसके अंदर जो एंजाइम आए हैं वो एंजाइम आपको याद रखने हैं। वो एंजाइम कौन सी अभिक्रिया देते हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इन्वर्टेज का पूछा गया है, जाइमेज का पूछा गया है, माल्टेज का पूछा गया है, डाइस्टेज का भी पूछा गया है। तो 4 ही तो एंजाइम है, 4 अभिक्रिया हैं, तो आप याद कर ही लोगे, इतनी कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। चलिए जी, ये औद्योगिक विधियां थी एथेनॉल की और मेथनॉल की। नेक्स्ट बात करते हैं, एथेनॉल तो पूरा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा 11 चैप्टर नहीं, 11 चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है ये अल्कोहल, जो अभी तक हमारे कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर अगर बात की जाए 2 रिएक्शन और हैं, तो देखिए 2 रिएक्शन की बात करूं मैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला अल्कोहल का आरोहण। आरोहण क्या होता है, ये 2018 का क्वेश्चन था। आरोहण का मतलब होता है वृद्धि, यानी मेथनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। आरोहण ही कर रहे हैं हम लोग। देखो मेथनॉल तो होता है CH3OH और एथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH। हमें मेथनॉल से एथेनॉल बनाना है, यानी अल्कोहल का आरोहण करना है हमें। आरोहण का मतलब होता है बढ़ाना है कार्बन। तो रासायनिक समीकरण पूछी गई थी एग्जाम के अंदर कि आप मेथनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिक चीज मैं बता देता हूँ। हमें यहाँ मेथनॉल से लेकर स्टार्ट करना है काम। हमें पूछा गया है कि मेथनॉल से एथेनॉल कैसे बनाओगे। तो देखो मेथनॉल में एक कार्बन है, एथेनॉल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो हमें एक अधिक कार्बन की आवश्यकता है। अब याद दिमाग में फिट कर दीजिएगा ये कि जब भी आपको एक ज्यादा कार्बन की आवश्यकता पड़े तो हमेशा उपयोग आप KCN का करोगे, KCN का, पोटेशियम साइनाइड का, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है। तो जब भी आपको एक अतिरिक्त कार्बन की जरूरत पड़े तो आप उपयोग किसका करोगे, KCN का। लेकिन याद कीजिए हैलोजन वितरण के अंदर हमने KCN की क्रिया करवाई थी। तो हमने हेलो एल्केन की क्रिया करवाई थी KCN के साथ करवाई थी, लेकिन यहाँ हेलो एल्केन नहीं है, एल्किल हैलाइड नहीं है, यहाँ पर तो अल्कोहल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कोहल को चेक करेंगे एल्किल हैलाइड के अंदर। तो काफ़ी विधियाँ हैं, PCl5 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, थायोनिल क्लोराइड ले सकते हो, लाल फॉस्फोरस प्लस Cl2 ले सकते हो, HCl प्लस ZnCl2 ले सकते हो, ल्यूकास अभिक्रमक, कुछ भी इनमें से ले सकते हो। हम लोग हैलोजन वितरण में सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये मेथनॉल चेंज हो जाएगा मेथिल क्लोराइड में, CH3Cl, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग KCN का उपयोग कर सकते हैं, अब हम लोग KCN का उपयोग कर सकते हैं। चलिए KCN का उपयोग मैंने किया, यहाँ से KCN निकलेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl, मेथिल साइनाइड। अब देखिए मेथिल साइनाइड का पूर्ण अपचयन मैंने आपको बताया था, पूर्ण अपचयन सोडियम प्लस एथेनॉल, मैंडियस अभिक्रिया, पूर्ण अपचयन। देखिए पूर्ण अपचयन से क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, तो ये बनेगा CH3CH2NH2। अभी हमें ये बनाना है। देखो 2 कार्बन तो हमारे पास में आ गए, हमारा आधा काम हो गया। अब हमें OH लेके आना है। तो याद कीजिए इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई थी हमने। तो यहां पर बनेगा एथेनॉल, CH3CH2OH। एथिल एमीन है, ये एथिल एमीन, ये एथिल एमीन, इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ NOH डबल बॉन्ड O, यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा, यहां से नाइट्रोजन निकलेगा, पीछे क्या बच गया, CH3CH2OH, एथेनॉल का निर्माण। या आपके बुक्स में अलग भी दे रखा है, तो देखो कैसा भी अपने दिमाग लगा सकते हो, रिएक्शन सही होनी चाहिए। बुक्स के अंदर क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। बुक्स के अंदर यहाँ पर क्रिया करवाई है NOCl से, NOCl
बताओ NaCl क्या होता है? टिल्डन अभिकर्मक, याद है? और टिल्डन अभिकर्मक से जब एमीन की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर बनेगा एथिल क्लोराइड, है ना? नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ H2O बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? CH3 CH2Cl। और यहाँ इसकी क्रिया करवा दो किसके साथ? जलीय KOH के साथ। यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या प्राप्त बनेगा? CH3 CH2OH, एल्कोहल का निर्माण होगा। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। दूसरा बात करते हैं एथेनॉल से मेथनॉल प्राप्त करना। एथेनॉल से मेथनॉल, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है? अवरोहन करना है। आरोहण का मतलब तो बड़ा ना, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोहन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको हमें एक कार्बन कम करना है। तो देखिए उल्टा करना है, हमें एथेनॉल से मेथनॉल बनाना है, एक कार्बन कम करना है। तो देखिए तरीका इसका, एथेनॉल लेंगे, सबसे पहले मैं इसका ऑक्सीकरण कर रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद कीजिए KMnO4, याद कीजिए तनु HNO3 लिए थे हमने। चलो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, बताया था मैंने, अम्ल के अंदर पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर अम्ल बनेगा, समान कार्बन का एल्केनोइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसकी क्रिया मैं करवा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ये अम्ल है और ये सार है, अम्ल से H जाएगा, सार से OH जाएगा। तो देखिए सोडियम यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम और एसीटेट, ये बन गया सोडियम एसीटेट। अब देखिए अगली रिएक्शन सोडा लाइम से क्रिया, NaOH प्लस CaO, याद आया? सोडा लाइम बोलते हैं इसको। तो देखिए यहां से निकलेगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, पीछे क्या बच गया? CH3 और यहाँ क्या बच गया? H, यानी क्या बच गया? मेथेन, CH4 मेथेन। अब देखिए आगे और रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। यहाँ पर मेथेन की क्रिया हमने करवा दी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से, तो बताइए क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड, है ना? और मेथिल क्लोराइड की क्रिया हमने करवा दी जलीय KOH से, तो बताओ क्या बनेगा? मेथेनॉल, CH3OH। मेथिल क्लोराइड जलीय KOH क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? एथेनॉल से। खत्म कहाँ किया हमने? मेथेनॉल से। ये भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और रिएक्शन इसमें बता देता हूँ जो आपके बुक्स में भी दे रखी है। काफी सारी रिएक्शन हो सकती है। एथेनॉल लिया हमने, टेम्परेचर लिया मैंने 433 केल्विन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, याद कीजिए 433 केल्विन, यानी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और यदि 413 केल्विन तापमान लेते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनता है। याद आ गया कि इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एथीन का ओजोनीकरण करवाया मैंने 11th क्लास की अभिक्रिया, याद कीजिए। ओजोनीकरण मैंने आपको सिखाया था कि डबल बॉन्ड हटाओ, एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ो, 2 ऑक्सीजन नीचे लगाओ, इस बंध को 2 भाग में डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मएल्डिहाइड, 2 अणु। हमें यहाँ 2 अणु से कोई मतलब नहीं है, हमें मेन उत्पाद रखना है यहाँ CH2O, जिसको फॉर्मएल्डिहाइड भी बोलते हैं, CH2O। तो ये फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब देखिए फॉर्मएल्डिहाइड का मैं अपचयन कर रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो हाइड्रोजन मैं जोड़ रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा, तो बताओ क्या बन गया? CH3OH। बना कि नहीं बना? एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए एथेनॉल से किसका निर्माण कर दिया हमने? मेथनॉल का निर्माण कर दिया। तो क्या कोई बड़ी चीज़ है इसके अंदर? नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आपको एक काम करना है, एक मेथनॉल से एथेनॉल और एक एथेनॉल से मेथनॉल, अपने मन से कोई रिएक्शन बना के भेजनी है, जो रिएक्शन सही होनी चाहिए, जो एक्चुअली में होनी चाहिए। कोशिश करना, कोई ना कोई रिएक्शन मिल ही जाएगी जो बनाने की। तो देखते हैं कि कितने सारे दिमाग लगा पाते हैं। तो ये हमारे आज एल्कोहल ख़त्म हो गया। फर्स्ट जो पार्ट था
11th चैप्टर का अल्कोहल वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ईथर और फिनोल, 2 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आज इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।